नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण शुरू करने जा रहे हैं। आपके मन में कई बार विचार आया होगा कि जैसा हम छोटी कक्षाओं में सुनते आए हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये पेड़ पौधे किस तरह से अपना भोजन बना लेते हैं। एक घटना आपने नोट करी होगी कि जब लोहे की वस्तु को या लोहे की कील को हम आर्द्र आर्द्र यानी नमी की स्थिति में वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। जंग यानी एक उस पर लोहे की कील पर या लोहे की वस्तु पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? या दूध को गर्मी के मौसम में जब हम फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो वो कुछ समय बाद खट्टा हो जाता है, अर्थात दही में बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? या हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है उससे? या हमारे शरीर में भोजन कैसे पच जाता है? या आपने ये नोट किया होगा कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है? तो इन सब जो घटनाएं, दशाएं मैंने बताई हैं, इनमें वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें बदलाव आ जाता है। वो बदलाव उसके रासायनिक संगठनों में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात कोई नया पदार्थ बन जाता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और सूर्य का प्रकाश लेते हैं और भूमि से जल लेते हैं। ये तीन चीज़ें, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये क्लोरोफिल जो पौधे की पत्तियों में होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे एक नया पदार्थ, जिसे हम पौधे का भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये सब क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी नए पदार्थों का निर्माण होता है। आइए पहले इन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनको प्रयोग द्वारा समझते हैं। सबसे पहले हम क्रियाकलाप 1.1 करेंगे, जिसमें हम मैग्नीशियम के फीते को जलाएंगे। इसके लिए हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है। मेरे हाथ में मैग्नीशियम का रिबन देख रहे हैं आप इस रिबन को देखेंगे तो ये काला नज़र आ रहा है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि इस फीते के ऊपर एक काली परत चढ़ी होती है। ये काली परत बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत होती है। जब मैग्नीशियम नम यानी नमी की स्थिति, वायु में जब नमी की स्थिति होती है तो वो एक मंद क्रिया करता है और बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, जो दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट
और दूसरा इसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये परत इसके ऊपर चढ़ जाती है तो हमें इस मैग्नीशियम के फीते को जलाने से पहले इस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत को हटाना पड़ता है। तो हम रेजमाल की सहायता से इस परत को पहले हटाएंगे, मैग्नीशियम को चमकदार बनाएंगे और उसके बाद हम ये प्रयोग करेंगे। ये रिबन काला नज़र आ रहा है, इसको हम सबसे पहले रेजमाल से, ये मेरे हाथ में रेजमाल है, रेजमाल से इस रिबन को, इस पे जो कालिक है उसको साफ करेंगे। अच्छी तरह से साफ करना है। इसको मैंने, आप देख रहे होंगे, रेजमाल से बहुत अच्छी तरह साफ कर दिया है। अब ये चमकने लग गया है। अब मैं इस मोमबत्ती से इस रिबन को जलाने का प्रयास कर रहा हूं। टाइम लगेगा थोड़ा। ये देखिए, ये रिबन जल रहा है और इसकी जो राख है वो मैं इस वॉच ग्लास पे लूँगा। अभी आपने देखा कि ये रिबन जला और रिबन जलने पर ये इसकी राख प्राप्त हुई जो कि सफ़ेद रंग की है। अभी हमने क्रियाकलाप 1.1 किया था जिसमें हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था। और जब भी किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन, ये हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। और इसको जब हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, जैसा मैंने बताया, जब भी कोई वस्तु जलेगी तो वायुमंडल के ऑक्सीजन को वो के साथ संयोग करेगी, जुड़ेगी। तो यहाँ पर जो पदार्थ बना MgO, और इसको अगर संतुलित करना चाहें तो 2MgO पदार्थ बनेगा। आपने देखा होगा श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद रंग की जो राख बनी थी हमारे जलाने पर, ये श्वेत रंग की राख है। तो जब भी ये प्रश्न आ जाए कि मैग्नीशियम के रिबन को हवा में या वायु में जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो कि एक श्वेत रंग की राख होती है। अब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा, जैसे ये एक तरह से चमकीला
पदार्थ था और यहाँ पर हम उस चमकीले पदार्थ से श्वेत रंग की राख मिली है। तो ये क्रियाकलाप संख्या 1.1 में हमें ऐसा देखने को मिला है। हम क्रियाकलाप संख्या 1.2 देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लेड, जिसको हम सीसा भी बोलते हैं, लेड नाइट्रेट का घोल यानी लेड नाइट्रेट का घोल यानी लेड नाइट्रेट जो ठोस होता है उसको हम जल में घोल लेंगे और पोटेशियम आयोडाइड का घोल लेंगे। आइए इन दोनों घोलों को मिलाने पर क्या होता है, इसके लिए हम प्रयोगशाला में चलते हैं। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, हमने परख नली के अंदर पोटेशियम आयोडाइड लिया है, इसका जलीय विलयन तैयार किया और दूसरी परख नली के अंदर हमने लेड नाइट्रेट, आप लेड एसीटेट भी ले सकते हैं, और इन दोनों विलयनों को, इन दोनों पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के विलयन को जब हम क्रोनिकल फ्लास्क में मिलाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे को पीले रंग का अवशेप प्राप्त होता है। इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं, फिर इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। फिर रखने पर जो पीले रंग का अवशेप है वो नीचे जम जाता है। ये देख रहे होंगे इस क्रोनिकल फ्लास्क में, ये लेड आयोडाइड है। हमने प्रयोगशाला में लेड नाइट्रेट का घोल यानी लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन, लेड नाइट्रेट नहीं मिले तो लेड एसीटेट भी ले सकते हैं, और पोटेशियम आयोडाइड का घोल, पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लिया। इन दोनों का जलीय विलयन लिया और हमने इसको क्रोनिकल फ्लास्क में दोनों के घोल को मिलाया। हमने देखा था कि हमारे को पीले रंग का अवशेप का निर्माण हुआ था। यानी ये आपने देखा होगा कि जब इन दोनों को मिलाया तो एक विलयन तैयार हुआ। उस विलयन में हमें कुछ मोटे मोटे कण, पीले रंग के मोटे मोटे कण, ठोस कण दिखाई दिए थे, जिनको अपन ने कुछ देर रखा था। उसी को क्रोनिकल फ्लास्क को कुछ देर स्थिर रखा तो वो पीले रंग के जो अवशेप था, वो कण जो थे वो नीचे बैठ गए भारी होने के कारण। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे जो मोटे मोटे कण विलयन में होते हैं, क्रिया होने पर उन्हें अवशेप कहा जाता है। तो इसका निर्माण हुआ। ये पीले रंग का अवशेप जो था वो लेड आयोडाइड के बनने के कारण हुआ था। इसका रंग पीला होता है। तो ये विलयन के अंदर बिल्कुल अलग अवशेप के रूप में, इसको अगर फिल्टर से छाने तो पानी तो फिल्टर से छन के नीचे आ जाता और ये जो ठोस भाग है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता। ऐसी स्थिति जब होती है तो उसको अवशेप कहा जाता है।
तो ये इस तरह का जब अपन ने क्रियाकलाप संख्या 1.2 करी तो लेड नाइट्रेट के घोल को जब पोटेशियम आयोडाइड में मिलाया तो पीले रंग का अवक्षेप का निर्माण हुआ और ये अवक्षेप किसका था? लेड आयोडाइड का था। ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और फेरस सल्फेट लेंगे, इनका भी हम जलीय विलयन तैयार करेंगे। इसमें मैंने फेरस सल्फेट लिया है और इसका जलीय विलयन तैयार कर रहा हूँ। ये फेरस सल्फेट का जलीय विलयन है और इसमें मैं कुछ मात्रा में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला रहा हूँ। और दूसरे में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन तैयार किया है और इन दोनों विलयनों को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो आप देखेंगे हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। काली बोतल में हमने सिल्वर नाइट्रेट रख रखा है। इसको प्रकाश में खुला छोड़ देने पर इसका रंग बदल जाता है, तो अपन ये प्रयोग भी करते हैं। ये देख लीजिए, अभी इसका रंग, कुछ देर इसको हम प्रकाश में रख देते हैं। कुछ देर बाद हम विलयन के रंग देखेंगे और हमने जब कुछ देर बाद विलयन का रंग देखा तो वो भूरा काला हो गया। तो क्रियाकलाप 1.3 में हम धातु Zn यानी जिंक, जस्ता, चाहे हम जिंक का पाउडर ले लें, चाहे हम इसके दानेदार जिंक ले लें, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, इस क्रिया में सबसे पहले हम प्रयोगशाला में चलकर इस क्रिया में क्या हो रहा है उसको देखते हैं। क्रियाकलाप 1.3 के लिए मैं जिंक पाउडर लूँगा, दानेदार जिंक भी ले सकते हैं, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लूँगा। और देखिए आप, मैंने क्रोनिकल फ्लास्क में जिंक पाउडर लिया है। इसमें मैं H2SO4 मिलाऊंगा और अपने एपरेटस को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करूंगा ताकि जो भी इसमें से गैस निकल रही है वो परख नली में इकट्ठी हो जाए। अब मैं इस जिंक पाउडर में जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो मिलाने जा रहा हूँ और मिलाते ही क्रिया शुरू हो जाएगी। इस क्रिया में जो बनी गैस है उसको मैं परख नली में इकट्ठी करूँगा और क्रोनिकल फ्लास्क को नीचे से हिलाता रहूँगा ताकि जो भी क्रिया है वो अच्छी प्रकार से हो जाए। क्रोनिकल फ्लास्क का ताप बढ़ जाता है तो यानी इसमें ऊष्मा निकलती है, ये बात आप नोट करेंगे। और अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, देखिए ये अभिक्रिया काफ़ी तेज़ अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर और गैस, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब अपन नोट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनी या नहीं बनी, इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपने इसको हटा देता हूँ और जब परीख नली के पास जलती तीली लाता हूँ तो पप की आवाज़ आती है। दोबारा देखिए इसी को। जैसा आपने प्रयोग में देखा कि जब हमने जिंक और तनु
H2SO4 की क्रिया कराई थी तो हमें जिंक सल्फेट और एक गैस प्राप्त हुई थी। ये तीर का निशान ऊपर की तरफ गैस को बता रहा है। और जब ये गैस बनी थी और हमने उसको परख नली में इकट्ठा किया था तो आपने देखा होगा इस क्रिया में हमने दो बातें नोट करी थी। पहली बात कि क्रिया होने पर फ्लास्क का ताप बढ़ गया था, एक तो ये बात हुई। और दूसरी कि एक हाइड्रोजन गैस बनी थी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। ये कैसे हमें पता पड़ा कि हाइड्रोजन गैस बनी थी? परख नली में हमने गैस को इकट्ठा किया था। उस परख नली के पास जब हम जलती हुई तीली लेके गए थे तो एक पप की आवाज़ आई थी और नीली लौ के साथ ये गैस जली थी। तो वो नीली लौ के साथ पप की आवाज़ आना ही हाइड्रोजन गैस की पुष्टि होती है। तो ये जो जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने पर ये लवण बना, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। ये हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। कई बार तो एक पदार्थ ही लेते हैं और एक पदार्थ टूट जाता है, या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म, जिनके गुण अलग होते हैं, वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रिया लिख सकते हैं, उस प्रक्रिया जो हमने प्रोसेस काम में लिया है, जो चीज़ हमने, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें एक विशेष बात है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में सदैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी उनके पदार्थों के संगठन में बदलाव आता है। जैसे हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया था और जब उसको हमने वायुमंडल में जलाया तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? वायुमंडल से। और नए पदार्थ का निर्माण हुआ, यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, नया पदार्थ बना जो इन दोनों के गुणों से अलग था।
इस अभी मैंने यहाँ बोला कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि जो पुराने पदार्थ हैं जिनमें क्रिया हुई, एक बात और नोट कर लें, वे पदार्थ तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें एक नाम दिया गया है, उस नाम को आप याद रखना पड़ेगा। उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें अभिकारक कहते हैं। कौन से पदार्थ? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो हैं ये अभिकारक है। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, यानी उनका निर्माण होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। जैसे इसके अंदर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है, ये उत्पाद है। और ये दोनों पदार्थ ये अभिकारक हैं। अभिकारक। और यहाँ पर तीर का जो निशान है ये अभिक्रिया को बता रहा है कि अभी इन अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण हो रहा है। किसी भी अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। लक्षण से मतलब है कि उनको कैसे पहचानेंगे हम कि ये अभिक्रिया हुई है। तो कोई भी जो रासायनिक, यहाँ मैं रासायनिक और लिख देता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं, उनके अभिलक्षणों की बात कर रहे हैं कि वो हम पहचानेंगे कैसे कि अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो उसमें कुछ बातें आती हैं, जैसे गैस का निकलना। आपको तुरंत याद आया होगा कि हमने क्रियाकलाप संख्या 1.3 में देखा था कि जब हमने जिंक की तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई थी, तो उसमें जिंक सल्फेट बना था और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनी थी। ये क्या बनी थी? हाइड्रोजन गैस बनी थी। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन गैस के निर्माण से हमें पता चल गया था कि अभिक्रिया हुई है, इन दोनों के मध्य में अभिक्रिया हुई है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। और हम सोडियम कार्बोनेट को जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, वो हम आगे आने वाले जगह देखेंगे। दूसरा इसके अंदर अवक्षेप प्रेसिपिटेट का निर्माण। सबसे पहले ये अवक्षेप जो शब्द है वो क्या है?
आपने क्रियाकलाप 1.2 में देखा होगा कि हमने दो पदार्थ लिए थे। एक तो लिया था लेड नाइट्रेट और एक लिया था पोटेशियम आयोडाइड, और दोनों का हमने जलीय विलयन लिया था, यानी घोल लिया था। दोनों का पानी में घोल का निर्माण किया था और दोनों को मिलाया था। मिलाने के बाद हमने देखा था कि पीले रंग का जो पदार्थ था कुछ देर बाद वो नीचे बैठ गया, यानी उसमें ठोस भाग आ गया। उस घोल में क्या हो गया, अभिक्रिया होने पर ठोस भाग नीचे बैठ गया। तो वो घोल के अंदर जो ठोस भाग है उसे अवक्षेप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। तो यहाँ लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन हमने पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाया था, इन दोनों को मिलाने पर हमें पीले रंग का अवक्षेप किसका, लेड आयोडाइड का अवक्षेप मिला था। तो यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो गया था। जब इन दोनों विलयनों को मिलाया तो एक ऐसा पदार्थ बन गया जो घोल से अलग हो गया। दोनों घोल थे और दोनों घोल से ये पदार्थ पीले रंग का अलग हो गया। उस भाग को हम अवक्षेप कहते हैं। तो लेड आयोडाइड का अवक्षेप का निर्माण हुआ। ये इस अभिक्रिया के होने के लक्षण हैं। तीसरा, ताप में परिवर्तन। इस अभिक्रिया में ये हमारा कौन सा था, क्रियाकलाप 1.2, ये हमारा क्रियाकलाप 1.3, और हम फिर से वापस क्रियाकलाप 1.2 पे आ जाते हैं, जहाँ हमने जिंक और H2SO4 की क्रिया कराई थी और जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। लेकिन यहाँ पर कुछ मात्रा में ऊष्मा भी बनी थी, जिसके कारण से फ्लास्क क्या हो गया था, गर्म हो गया था। ऊष्मा दी नहीं थी, ऊष्मा अभिक्रिया इतनी तेज गति से हुई और अभिक्रिया होने पर ऊष्मा बाहर निकली है। तो ताप में परिवर्तन भी कई बार अभिक्रिया को पहचान करा देता है कि इनके मध्य में कुछ ना कुछ अभिक्रिया हो रही है। चौथा है रंग में परिवर्तन। जैसे हमने सिल्वर नाइट्रेट, या हम इसकी जगह सिल्वर क्लोराइड भी ले सकते हैं। हमने इन सिल्वर नाइट्रेट को सूर्य के प्रकाश में रखा था। आपने देखा होगा कि ये सिल्वर नाइट्रेट एक भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की बोतल में रखा हुआ था, और मैंने जब इसको परख नली में डाला था तो ये रंगहीन, इसका कोई भी रंग नहीं था। और जब इसको सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ दिया तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि इस सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर है, विलयन का जो कलर है, वो कैसा हो गया, भूरा काला रंग में वो क्या हो गया, बदल गया। तो सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन था वो भूरा काला हो गया सूर्य के प्रकाश में रखने पर। तो वो रंग में परिवर्तन भी
रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है, यानी अभिक्रिया को बताता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसको बारे में और चर्चा करेंगे। पांचवी बात आती है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था से मतलब यहाँ पर जो अवस्थाओं की बात करेंगे वो 3 अवस्थाएं होती है, एक तो ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं होती है। इन अवस्थाओं में हम अगर बात करें, जैसे मैंने एक मोमबत्ती ले ली। मोमबत्ती किसकी बनी हुई है? मोमबत्ती मोम की बनी होती है और ये क्या होती है? ठोस होती है। और जब इसको हम जलाएंगे, को जलाने पर क्या होगा? जलाने पर एक तो जल बनेगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मोमबत्ती को जब जलाएंगे तो जल का निर्माण होगा। जल कैसा है? द्रव्य। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है? ये गैस है। तो यहाँ पर ठोस से द्रव और गैस प्राप्त हो रही है। इसका मतलब उसकी अवस्था में भी परिवर्तन आ रहा है। ये अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक अभिलक्षण है। तो हमने ये 5 बातें देखी हैं। इन 5 बातों में से एक बात भी हो सकती है किसी में, और किसी में एक से अधिक बातें भी शामिल हो सकती है। जैसे हमने धातु की जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई थी तो ताप में भी परिवर्तन हुआ था और हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी।